नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। मैं हूं पुनीत पाठक। ये थी छत्तीसगढ़ की दिन भर की बड़ी खबरें। इन खबरों को विस्तार से देखते हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा चुनावी वायदा किया। चुनावी जंग में बाजी अपने नाम करने के लिए राहुल गांधी ने दुनिया की सबसे बड़ी न्यूनतम आय गारंटी योजना का वायदा करते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपए मिलेंगे। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर न्यूनतम आय गारंटी योजना का वायदा किया। उन्होंने कहा कि 5 साल तक मोदी सरकार में गरीब दुखी रहे, अब हम उनको न्याय देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हमने मनरेगा कमिट की थी, अब आय गारंटी देकर गरीबी ही मिटाएंगे। उन्होंने कहा कि हर काम करने वाले की महीने में कम से कम 12,000 रुपये आय होनी चाहिए। राहुल गांधी ने देश में 20% सबसे गरीब परिवारों में से प्रत्येक को हर साल 72,000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में डालने का वायदा भी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े लेते हुए राहुल ने कहा कि उनकी पॉलिटिक्स से 2 हिंदुस्तानी झंडे बने, एक अनिल अंबानी, दूसरा गरीबी के लिए। राहुल गांधी के इस बयान पर अरुण जेटली ने पलटवार किया, कहा कि कांग्रेस ने पिछले 7 दशकों से देश को धोखा दिया। कांग्रेस पार्टी गारंटी करती है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। मैं इसके राजनीतिक, आर्थिक और जो इसमें छल कपट है, एक ब्लफ है, वो आपके समक्ष रखना चाहूंगा। गरीबी को हटाने के लिए कोई साधन दिए जाएं, वो भी उनका इतिहास नहीं रहा। योजनाओं के नाम पर छल कपट रहा है। देश के 20% गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपए देने की राहुल गांधी की घोषणा पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुशी जताई है। कहा कि कांग्रेस और यूपीए सरकार गरीबों के लिए इस तरह की योजना ला सकती है। इस योजना से गरीब परिवार को प्रति महीने 6,000 रुपए मिलेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में किसान आभार रैली में आकर इस बात की घोषणा की थी। अब बता दिया है कि योजना लागू होगी, लोगों को कैसे लाभ मिलेगा ये भी बताया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस भाजपा की तरह विदेश से काला धन लाने, हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए देने जैसे बड़े बड़े जुमले नहीं दे रही, बल्कि मनरेगा, शिक्षा और हर पेट को भोजन देने वाली योजनाएं ला रही है। उन्होंने काला धन लाने की बात कही थी, उन्होंने तो दिया नहीं। 15 लाख प्रत्येक खाते में जमा करने की बात कही थी। ये तो गरीब परिवार का है, 72,000 रुपया सालाना है और इस देश के ही धन से उनको दिया जाएगा। लेकिन उनकी तरह नहीं बोले कि 15 विदेश से काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपए हर खाता में जमा करेंगे। ये काम केवल कांग्रेस या यूपीए सरकार ही कर सकती है। जैसे मनरेगा, काम पाने का अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, उसी प्रकार से मिनिमम इनकम गारंटी योजना घोषणा उन्होंने की है और पूरा देश उसका स्वागत करता है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के इस चुनावी वायदे पर पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी को मालूम है कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनेगी नहीं, लिहाजा वो इस तरह के बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि देश की जनता भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि मोदी की सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया, जिसका लाभ देश के करोड़ों लोगों को मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी जी को क्योंकि मालूम है कि उनकी सरकार आने वाली नहीं है, इसलिए वो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। परंतु लोग ये इस बात का विश्वास करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं और उसको करके दिखाया भी है पिछले 5 साल। भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है वो बेमिसाल है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन का आखिरी दिन आज था। पहले चरण में सिर्फ बस्तर इकलौती लोकसभा सीट थी जहां मत पड़ेंगे, लिहाजा आज पूरे दिन गहमागहमी भरा रहा। कांग्रेस के प्रत्याशी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जबकि भाजपा प्रत्याशी ने पूर्व सीएम रमन सिंह की मौजूदगी में अपना पर्चा दाखिल किया। इसके अलावा कांकेर और राजनांदगांव सीट पर भी आज कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा है। ये तस्वीरें लोकसभा महासमर के आगाज की है।
बस्तर, कांकेर और राजनांदगांव की सीट के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। बस्तर में नामांकन के आखिरी दिन अलग अलग पार्टियों के कुल 8 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। बस्तर लोकसभा से 10 लोगों ने नामांकन फॉर्म खरीदे थे, लेकिन 2 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। यहाँ भाजपा के बैदुराम कश्यप और कांग्रेस के दीपक बैज के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं सीपीआई की ओर से मनीष कुंजाम ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी दीपक बैज के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा मंत्री कवासी लखमा और विधायक मोहन मरकाम शामिल हुए। वहीं बीजेपी प्रत्याशी बैदुराम कश्यप ने नामांकन के पहले सभा की और रैली निकाली। बैदुराम की रैली में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी शामिल हुए। इसी तरह कांकेर लोकसभा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी मोहन मंडावी और राजनांदगांव सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भोलाराम साहू ने पर्चा दाखिल कर अपनी अपनी जीत के दावे किए। इस समय 20 साल बाद हम बस्तर का इतिहास बदलेंगे और 20 साल बाद कांग्रेस यहां से रिकॉर्ड मतों से जीतेगी और निश्चित रूप से पहली बार इस समय बस्तर की आवाज दिल्ली हम पहुंचाएंगे। सब कार्यकर्ता आज ही मुक्ति भोजन जाओ और आप लोग क्षेत्र में प्रचार करो और 11 तारीख से जो मतदान है अधिक से अधिक काम जो मतदान करो और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जीतो। लोगों का जल जंगल जमीन का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, आदिवासियों पर जो आदिवासियों के लिए जो कानून बने हैं, पेशा है, 5वीं अनुसूची है, फॉरेस्ट राइट्स कानून है, उसका जो पालन है वो ठीक ठाक नहीं हो रहा है। वो भी मुद्दे होंगे। अभी हम दूसरे बार फार्म भी जमा कर देंगे जी। और हमारे रणनीति तो हमारे कार्यकर्ता लोग तय करेंगे। बिल्कुल आश्वस्त है, हमारे कार्यकर्ता का मनोबल बहुत ऊंचा है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, मतदाता बहुत उत्साहित हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। निश्चित रूप से हम जो है लोकसभा चुनाव जीत के जाएंगे, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बस्तर खासा अहमियत रखता है। यही वजह है कि यहाँ हुए नामांकन के दौरान जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में पहले दिन ही माहौल बनाने पहुंचे और मंत्रियों के साथ सभा लेकर शक्ति प्रदर्शन किया, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी और दूसरे बड़े नेताओं के साथ अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पहुंचे। दोनों ही दलों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। बस्तर के दोनों सीट कांकेर और बस्तर दोनों हम लोग एक तरफा जीत रहे हैं और पूरे छत्तीसगढ़ की 11 सीट हम लोग जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी 11 में 11 लोकसभा जीतेगी और पूर्ण बहुमत के साथ 2019 में नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। बस्तर में नामांकन दाखिले के बाद चुनावी बुखार अपने चरम पर है। नामांकन वापसी के बाद स्थिति और साफ हो जाएगी, लेकिन इतना तो तय है कि मुकाबला सीधे सीधे 2 दलों के बीच ही होगा। वहीं कांकेर और राजनांदगांव में भी जहां दूसरे चरण में चुनाव होने हैं, अब सियासी पारा चढ़ने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने जगदलपुर में आयोजित एक सभा के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को पाकिस्तान जाकर चुनाव लड़ने की नसीहत दी। बस्तर लोकसभा के प्रत्याशी बैदुराम कश्यप के नामांकन से पहले निकाली गई रैली को संबोधित करते हुए केदार कश्यप ने ये बात कही। रैली के बाद IBC 24 ने जब उनके इस बयान को लेकर सवाल किया तो केदार कश्यप ने ये बात फिर से दोहराई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आतंकियों को जी कहकर संबोधित करते हैं, अलगाववाद की राजनीति करते हैं, देश की सेना का मनोबल गिराते हैं, तो ऐसे व्यक्ति और उनके परिवार को पाकिस्तान जाकर रहना चाहिए। केदार कश्यप के इस बयान पर कांग्रेस ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया में कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले केदार कश्यप लोहांडीगुड़ा का मामला भूल गए क्या। उन्होंने कहा कि स्थानीय मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान जानबूझकर दिए जा रहे हैं। डर हो गया कि अमेठी में वो हारने वाला है, इसलिए वो केरल जाएगा। मैं तो कहता हूं तू केरल क्या, तू पाकिस्तान चला जा। अब पाकिस्तान में तू सरकार बना के बता, तेरे समर्थक तो वहीं पे है। राहुल गांधी और उसके पूरे खानदान ने पूरे देश को जिस तरीके से लूटा है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया है, ये पूरा देश के सभी लोग जानते हैं। और जिस तरीके से आज वो सेना के जवानों का मनोबल गिरा रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पे वो सवाल उठा रहे हैं, तो उन लोग को तो, ऐसे लोगों को तो पाकिस्तान में रहना चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व पर उंगली उठाने से पहले पूर्व मंत्री केदार कश्यप जी को ये सोचना चाहिए कि जब उनके ऊपर लोहांडीगुड़ा स्कूल में बात आई, उनके वर्तमान प्रत्याशी बैदुराम कश्यप की ऊपर जब तोकापाल में बात आई, तो वो वहां से क्यों नदारद हुए थे।
लोकसभा चुनाव देश की सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के आधार पर हो रहा है और देश की जनता ये बेहतर तरीके से समझ चुकी है कि केवल नरेंद्र मोदी के हाथ ही देश सुरक्षित है। ये कहना है छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल का। अभनपुर में आयोजित विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में बृजमोहन अग्रवाल ने ये बात की। विधानसभा में कांग्रेस को मिली अभूतपूर्व जीत और किसानों की कर्ज माफी का फायदा कांग्रेस को नहीं मिलेगा, क्योंकि सवाल देश की सुरक्षा का है। पार्टी के भीतर तनातनी के सवाल पर कहा कि ये सब मामूली सी बातें हैं। भाजपा में सभी एकजुट हैं और नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य है। का जब देश के बारे में सोचते हैं तो देश के लिए नरेंद्र मोदी जी जरूरी हैं और वही सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, वही एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, वही पाकिस्तान को जवाब दे सकते हैं और पूरे देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये 11 टिकटें नए लोगों को देकर इस बात को बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता एक पंचायत के पंच से लेकर वो लोकसभा का सांसद तक बन सकता है और ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी ताकत। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ सुप्रीमो अजीत जोगी ने कोरबा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। हालांकि गठबंधन धर्म निभाने की बात भी वो करते हैं, इसीलिए सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला बसपा सुप्रीमो मायावती से बातचीत के बाद ही लेंगे। जोगी ने यह भी कहा कि पार्टी का प्रत्याशी तय करने का काम कोर कमेटी का है, लेकिन बाद में कोर कमेटी ने निर्णय की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दी। कोरबा में कार्यकर्ता सम्मेलन में ये बात कही है। सम्मेलन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने अजीत जोगी को लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर हामी भरी, लेकिन जोगी ने कहा कि अभी वक्त है, आपकी राय मैं बाद में लूंगा। कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी जिलाध्यक्ष, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। दलों ने ज्यादातर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, लेकिन जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी ने अब तक एक भी नाम जारी नहीं किया। जोगी भले ही सीटों के बंटवारे की बात करते हो, लेकिन बसपा अकेले प्रदेश में 11 में से 8 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है और कोरबा से जो आप लोगों का दावा किया जा रहा है कि आप कोरबा से चुनाव लड़ेंगे, अंतिम मुहर कब लगेगी? मेरी बहुत प्रबल इच्छा है कि मैं यहाँ से लड़ूं। यहाँ के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, मेरे साथियों की भी प्रबल इच्छा है, पर इस विषय में मुझे मायावती जी से बात करनी आवश्यक है। तो बात करने के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। रायपुर समेत बस्तर की सीटों पर ऐलान के बाद कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए कमर कस ली है। छत्तीसगढ़ की इकलौती बस्तर लोकसभा सीट पर 11 अप्रैल को मतदान होगा। इसके पहले कांग्रेस इस सीट पर प्रचार प्रसार के लिए तैयारियां शुरू कर चुकी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी समेत अन्य स्टार प्रचारक बस्तर लोकसभा सीट पर आ सकते हैं दौरे के लिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग पर प्रियंका गांधी भी छत्तीसगढ़ दौरा कर सकती हैं। इस सिलसिले में पीसीसी स्टार प्रचारकों के चुनावी दौरे को लेकर एक लिस्ट तैयार की जा रही है। बता दें कि राज्य में कांग्रेस सरकार बनने के बाद राहुल गांधी बस्तर के लोहंडीगुड़ा का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने किसानों को टाटा स्टील द्वारा अधिग्रहित जमीन को वापस लौटाया। ऐसे में राज्य की कांग्रेस सरकार इस मुद्दे को बस्तर लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कर भुनाने की कोशिश करेगी। वहीं कांग्रेस अपने आदिवासियों की हितैषी पार्टी बताने का दावा भी आगे दोहराएगी। राहुल गांधी भी अपनी सभाओं में इस मुद्दे का जिक्र करते रहे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पहले और दूसरे चरण के चुनाव प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश भी जाने वाले हैं। तीनों चरणों में हमारी कोशिश है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी का कार्यक्रम बने। प्रियंका जी को भी बहुत सारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनके कार्यक्रम हो, कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के कार्यक्रम हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे मंत्री कवासी लखमा जी, टीएस सिंहदेव जी, ताम्रध्वज साहू जी लगातार पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। पिछले 25 साल से बिलासपुर लोकसभा सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है। किसी भी सूरत में भाजपा अपना रिकॉर्ड ब्रेक करना नहीं चाहती। यही वजह है कि मौजूदा सांसद का टिकट काटकर पिछड़ा वर्ग के एक ऐसे सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दिया है जिस पर किसी की नजर भी नहीं थी। अब सारा दारोमदार प्रत्याशी को जीत दिलाने पर है, लिहाजा पार्टी ने प्लान बनाकर उस पर काम शुरू कर दिया। भाजपा ने 2 कमेटियों के जरिए अपने कामकाज पर नियंत्रण की शुरुआत भी कर दी। प्रचार कमेटी घर घर जाकर लोगों से वोट मांगेगी। वहीं प्रबंधन समिति इस बात पर नजर रखेगी कि पार्टी का फंड कहां और किस तरह खर्च हो रहा है। लिहाजा कहा जा सकता है कि भाजपा अपने होमवर्क में पूरी तरह जुटी हुई है। भाजपा प्रत्याशी अरुण साव भाजपा के पुराने चेहरों में से एक हैं
जो पिछड़ा वर्ग से संबंध रखते हैं और साहू समाज से हैं। भाजपा के वर्तमान सांसद भी साहू समाज के हैं, लिहाजा भाजपा ने समाज के समर्थकों को निराश होने का मौका ही नहीं दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक इंजीनियर अटल श्रीवास्तव को मैदान में उतारा, जो अपनी इंजीनियरिंग को सोशल रूप में मोल्ड करके लोगों के वोट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। बिलासपुर लोकसभा को लेकर व्यापकता के साथ तो केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने जो काम किए हैं उन कामों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और मोदी सरकार फिर एक बार ये चरितार्थ हो। कार्यकर्ताओं के स्नेह और ताकत के दम पर इस चुनौती को निश्चित रूप से हम पार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से इस बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से विजयी बनवाएंगे। आयोग बैठक थी और उसमें इस बात को लेकर चर्चा हुआ कि पिछले 25 सालों से कांग्रेस जो है लोकसभा जो क्षेत्र आते हैं वो काफ़ी पिछड़ गया। इसका कारण था कि जो विकास कांग्रेस के शासनकाल में होता पिछले 25 सालों पे नहीं हो पाया है। अब कांग्रेस को यहाँ से जिताना है। इधर सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में नाराज कार्यकर्ताओं ने भाजपा और कांग्रेस दोनों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। टिकट न मिलने से नाराज दावेदारों की नाराजगी के बाद दोनों ही दलों ने अपने अपने नेताओं को मनाने की कवायद तेज कर दी। भाजपा ने मौजूदा सांसद कमल भान की टिकट काटकर रेणुका सिंह को मैदान में उतारा, जबकि पार्टी में पूर्व महापौर प्रबोध मिंज समेत कई दिग्गज नेता टिकट की कतार में थे। रेणुका सिंह को टिकट दिए जाने से वो सभी नाराज हैं। हालांकि कोई खुलकर कुछ बोल नहीं रहा, लिहाजा भीतरघात की आशंका से पार्टी डरी है। कांग्रेस में भी ऐसा ही हाल है। पार्टी ने अनुभवी नेता खेल साय सिंह को मैदान में उतारा, जबकि मौजूदा महापौर डॉक्टर अजय तिर्की टिकट के प्रबल दावेदार बताए जा रहे थे। डॉक्टर तिर्की भी उरांव समाज से आते हैं, ऐसे में उनकी नाराजगी कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकती है। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों का दावा है नाराज नेताओं को वक्त रहते मना लेंगे। दोनों ही पार्टियों के नेता अब अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से, और जो नाम तय किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से निश्चित रूप से बहुत अच्छा नाम है। राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति से नाम का चयन हुआ है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा नाम है और इस नाम पे और पार्टी के नाम से हम सब लोग चुनाव जीतेंगे। सरगुजा लोकसभा सीट के लिए मैंने भी अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत किए थे पार्टी को, और चूँकि पार्टी ने अभी सबसे सीनियर लीडर खेल साय सिंह जी पर विश्वास किया है तो सब एकजुट होकर लड़ेंगे और निश्चित तौर पे हम ये सीट निकाल के देंगे। लोकसभा चुनाव की सियासी बिसात अब सबके सामने है। छत्तीसगढ़ की रायगढ़ लोकसभा सीट पर दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी कांग्रेस की तरफ से अपने अपने प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। चुनावी रणनीति बनाने और कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने का काम हो रहा है। बीजेपी से गोमती साय और कांग्रेस से लालजीत सिंह राठिया अपनी अपनी जीत के दावे के साथ आमने सामने हैं। रायगढ़ लोकसभा सीट पर सियासी समर के लिए योद्धा तैयार है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद विष्णुदेव साय का टिकट काटकर नए चेहरे गोमती साय पर दांव खेला है। लगातार 20 सालों से बीजेपी के कब्जे में रही सीट पर प्रत्याशी बदले जाने और बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली कामयाबी के चलते गोमती साय के सामने चुनौती बढ़ी है, लेकिन उन्हें भरोसा है कि जनता मोदी के नेतृत्व पर मुहर लगाते हुए उनका साथ देगी। गोमती साय जिले की 5 सीटों में विधानसभा सम्मेलन के जरिए मतदाताओं के बीच पैठ बनाने की कोशिश में जुटी है, जिसमें उनके साथ लोकसभा संयोजक कृष्णा राय और प्रभारी भूपेंद्र सवन्नी की भी मौजूदगी सुनिश्चित की गई है। सांसद विष्णुदेव साय का टिकट कटने से थोड़ा बिखराव भले दिख रहा हो, लेकिन गोमती साय का मानना है कि संगठन सब कुछ सुलझा लेगा। इस बार समय कम है, नया चेहरा है, लेकिन प्रयास ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्थानों में पहुंचने का प्रयास हो। हम लोग की आदत है, मोदी जी ने बहुत कुछ किया है देश के लिए और हमारे भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता मोदी जी बन के चुनाव लड़ेंगे। इधर विधानसभा में क्षेत्र की 8 सीटों पर जीत के बाद लोकसभा का रण जीतने के लिए कांग्रेस अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। कांग्रेस प्रत्याशी लालजीत सिंह राठिया के रायगढ़ जिले के होने और जशपुर जिले के लिए नया चेहरा होने की वजह से कांग्रेस का पूरा फोकस अब जशपुर जिले में है। राठिया के साथ उमेश पटेल लगातार जशपुर जिले में बैठकें ले रहे हैं। लालजीत सिंह राठिया 30 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगे, जिसकी रैली में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। यानी कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन की पूरी तैयारी में है कि लालजीत सिंह राठिया एक जिनको पहचान की कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। लगभग पूरे क्षेत्र के लोग इनको जानते हैं, समझते हैं और एक स्वच्छ छवि और व्यवहार कुशल छवि है इनकी।
सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दी गई है और जो प्रभारी हैं लोकसभा के और जो समन्वयक हैं उनकी भी जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। रायगढ़ की सियासी रियासत पर इस बार किसका कब्जा होगा वो तो 23 मई को नतीजे के साथ पता चलेगा, लेकिन दोनों ही दलों के सामने चुनौती बड़ी है। कांग्रेस को बीजेपी के 2 दशकों के चक्रव्यूह को तोड़ना है तो बीजेपी को विधानसभा चुनाव में छिटके वोट को अपने पाले में करना है। अविनाश पाठक, IBC 24, रायगढ़। रायपुर के डीके सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर पुनीत गुप्ता को पुलिस ने हाजिर होने का नोटिस जारी किया है। उन्हें 2 दिन के अंदर पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराने का निर्देश है। अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो डॉक्टर गुप्ता के खिलाफ पुलिस लुकआउट सर्कुलर जारी करेगी। इसकी पुष्टि SSP रायपुर शेख आरिफ ने की है। डीकेएस अस्पताल में कई घोटालों की जांच बड़ी तेजी से जारी है। सोमवार को जांच दल के ऑडिटर्स ने मामले से जुड़े दस्तावेजों की ऑडिटिंग शुरू कर दी। साथ ही पुलिस टीम भी मामले की जांच कर रही है। पुलिस कंप्यूटर में दर्ज जानकारी जुटाने में जुटी है। डीकेएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर के सहारे ने पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह के दामाद डॉक्टर पुनीत गुप्ता पर गड़बड़ी और दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए गोल बाजार थाने में FIR दर्ज करवाई। शनिवार को पुलिस मामले को लेकर डीकेएस अस्पताल में करीब 6 घंटे तक जांच करती रही। इस दौरान जांच करते हुए कई फाइलें और कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जब्त की गई। तो डॉक्टर पुनीत गुप्ता की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पुलिस ने अब उनको नोटिस दिया है, 2 दिन के भीतर पुलिस के सामने हाजिर होकर उनको अपना बयान दर्ज कराना है, वरना लुकआउट सर्कुलर उनके खिलाफ जारी हो सकता है। तो डीकेएस अस्पताल में अनियमितताओं के तमाम मामलों की जांच जारी है। शनिवार को भी अस्पताल पहुंचकर पुलिस टीम ने खंगाला है दस्तावेजों को, कई कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को जब्त किया है। इसके बाद पुलिस का एक और शिकंजा उनके ऊपर कसा। डॉक्टर गुप्ता को कहा गया है कि वो पुलिस के सामने हाजिर होकर अपना स्टेटमेंट दर्ज कराएं और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पुलिस स्वतंत्र होगी कि लुकआउट सर्कुलर उनके खिलाफ जारी किया जाए। मतलब एक के बाद एक मुश्किलों में इजाफा हो रहा है डॉक्टर गुप्ता के। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। 2 ही नाम बचे हैं और इन दोनों नाम का ऐलान दिल्ली में किया गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो गया है। तो बता दें आपको 2 सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर अभी भी नाम सामने नहीं आए हैं और इन 2 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी फैसला कर चुकी है। ये नाम सामने आ रहे हैं, इनका ऐलान किया गया है। इस समय की बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 2 और प्रत्याशी, मतलब अब कुल 11 प्रत्याशी जो हैं सभी के नाम सामने आ जाएंगे। कोरबा से ज्योत्सना महंत को टिकट दिया गया है, पहले से इनके नाम की चर्चा थी, और दुर्ग से प्रतिमा चंद्राकर इनको टिकट मिला है। ऐलान भर बचा था, लेकिन ये बात पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि ये 2 नाम महिलाएं होंगी, महिला कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं। कोरबा से ज्योत्सना महंत को टिकट मिला है, जबकि दुर्ग से प्रतिमा चंद्राकर को कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के लिए टिकट दे दिया है। इस तरह से अब 11 की 11 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के कैंडिडेट सामने आ चुके हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। सौरभ, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, ये दोनों नाम पहले से उम्मीद थी, इन्हीं का घोषणा होना पर बचा था। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 9 सीटों पे जो प्रत्याशियों का ऐलान हो गया था, केवल 2 पे ऐलान होना था जो अभी हो गया है। और जैसे कि कोरबा से ज्योत्सना महंत और दुर्ग से प्रतिमा चंद्राकर का नाम बहुत पहले से कयास लगाए जा रहे थे। दरअसल प्रतिमा चंद्राकर जो विधायक थी अभी दुर्ग ग्रामीण से, और जब दामोदर साहू
को लड़ाना था तो वहीं से लड़ाया गया और उनके टिकट काटकर जो नामदार साहू को दिया गया था। इसके बाद से जो शीर्ष नेतृत्व है, कांग्रेस के नेता हैं, उनके द्वारा उनको मान मनोबल किया गया था कि लोकसभा में कहीं न कहीं आपको टिकट दी जाएगी। और आज यही हुआ कि प्रतिमा चंद्राकर को टिकट दी गई। प्रतिमा चंद्राकर जो है विधायक रह चुकी हैं। वहीं अगर बात करें कोरबा से ज्योत्सना महंत की, तो ज्योत्सना महंत जो है अभी वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत की पत्नी है। काफी समय से जो है कयास लगाए जा रहे थे कि उनको टिकट मिलेगी और आज ये फाइनल हो गया है। और दोनों सीट पर अब जो है पूरी तरीके से अगर की बात करें तो दुर्ग लोकसभा में भाजपा की तरफ से विजय बघेल होंगे और कांग्रेस से जो है प्रतिमा चंद्राकर होंगी। वही अगर कोरबा से बात करें तो ज्योतिनंद दुबे बीजेपी से कैंडिडेट हैं, वहीं कांग्रेस से ज्योत्सना महंत है। मुकाबला काफी रोचक होगा क्योंकि जिस तरीके से अगर कोरबा लोकसभा की बात करें तो 2 टर्म से जो है वहाँ चरणदास महंत सांसद रहे हैं। उससे पहले करुणा शुक्ला भी रही है। वर्तमान में बंसीलाल महतो का जो टिकट काटकर जो है ज्योतिनंद दुबे को दिया गया है। वहीं अगर दुर्ग की बात की जाए तो पहले से ही यहाँ पे दुर्ग लोकसभा में दुर्ग जो कांग्रेस सांसद है तामदास साहू वो थे और उनकी जो है टिकट जो अभी विधानसभा चुनाव के बाद जो ये सीट खाली रह गई थी। और अब देखने वाली बात होगी कि इन दोनों सीटों पर किस तरीके से कांग्रेस बढ़त बनाएगी और विजयी हो पा रही है। सौरभ, इतना वक्त आखिर क्यों लगा? क्योंकि महिला कोटे से टिकट देना था, महिलाओं को टिकट देना था, ये बात पहले से तय थी। इंतजार किया जा रहा था पहले बीजेपी की सूची का, लेकिन ये सूची आने के बाद भी काफी वक्त तो लग गया। क्या तय करने में वक्त लगा या घोषणा देर से की गई, किन्हीं समीकरणों को ध्यान में रखकर? और बिल्कुल देखिए, सबसे पहले अगर सीट बंटवारे की बात करें, ऐलानों की बात करें तो सबसे पहले कांग्रेस ने जो है 5 जो रिजर्व सीट है उन सीटों पर अपने कैंडिडेट के नामों का ऐलान किया। उसके बाद फिर तीसरे दिन जो है, चौथे दिन जो है बीजेपी ने अपने लिस्ट जो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया, वो भी रिजर्व जो कांग्रेस ने पहली सीटों का ऐलान किया था उन्हीं सीटों पर बीजेपी ने की। उसके बाद फिर कल बीजेपी ने जो है जो बाकी 6 बचे हुए नाम उसके ऐलान कर दिए। दरअसल इसके पीछे पूरी स्ट्रेटजी रही कांग्रेस की कि वो देखना चाह रहे थे कि आखिर दुर्ग और कोरबा में किसको जो है बीजेपी अपना प्रत्याशी बनाती है। दरअसल कोरबा की बात करें तो कोरबा में जो है पूरी तरीके से ज्योतिनंद दुबे जो है काफी नए हैं और हो सकता है कि उनका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि कोरबा से कई और जो भाजपा के जो नेता हैं उनका नाम चल रहा था। तो ऐसे में कांग्रेस को कहीं डर था कि कहीं और कोई दूसरे जातिगत समीकरणों को न देते, क्योंकि ज्योत्सना महंत जो है चरणदास महंत की पत्नी, काफी समय से वो एक्टिव है। वहीं अगर प्रतिमा चंद्राकर की बात करें तो प्रतिमा चंद्राकर जो है एक विधायक रह चुकी हैं और इससे पहले जो है विजय बघेल जो है अभी वर्तमान जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं उनके भतीजे हैं। और इससे पहले जो विजय बघेल हैं वो भूपेश बघेल को हरा चुके हैं 2008 के चुनाव में। तो निश्चित तौर पर ये जो जातिगत समीकरण देखा जा रहा था कि आखिर किसको दिया जाए। उसके अलावा जो है जो बात करें तो राजनांदगांव लोकसभा है, वहां पे साहू को टिकट दिया गया है। जातिगत फैक्टर आप देखिए इसमें, साहू जो है वहां पे भोलाराम साहू उसको कैंडिडेट बनाया है कांग्रेस ने। अगर इधर आ जाए फिर रायपुर में तो सामान्य कैटेगरी से दिया गया प्रमोद दुबे को। अगर नीचे उतरते हैं तो महासमुंद से फिर धनेंद्र साहू को दिया गया है। अगर फिर इधर नीचे आते हैं तो बिलासपुर से अटल श्रीवास्तव को दिया गया है। तो पूरी तरीके से आप देखिए जातिगत समीकरण किस तरीके से बैठाया गया है। पूरी तरीके से जातिगत समीकरण के आधार पर ये सीटों का बंटवारा हुआ है। और निश्चित तौर पर जो कांग्रेस जिस स्ट्रेटजी के साथ टिकटों का बंटवारा किया है उसमें लगता है कहीं ना कहीं जो है वो एआईसीसी ने जो सर्वे में जो नाम भेजे गए थे, उसके अलावा पीसीसी ने जो लिस्ट भेजे गए थे, उन सभी नामों पर जो है सहमति हुई है। उसके बाद जो है इन 2 महिलाओं को दिए गए थे। इससे पहले लगातार भाजपा के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा था कि कांग्रेस जो है महिला विरोधी है, कांग्रेस जो है महिला कैंडिडेट नहीं उतार रही है। और ऐसे में जो है अब अगर बात करें तो 2 बीजेपी में भी है और 2 कांग्रेस में भी है। पूरे 11 लोकसभा में जो है 2-2 भाजपा और कांग्रेस दोनों ने जो है 2-2 महिला कैंडिडेट उतारे। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जीत हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि आज जो है नामांकन जो है शुरुआत हो गई है। आज भूपेश बघेल जो है वहाँ बस्तर गए थे, वही रमन सिंह भी जो है बस्तर गए थे। और पूरी तरीके से अब दूसरे चरण का चुनाव होना है, जो नामांकन होना है उसमें जो है राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद है। वही आज जो जारी हुई है जो नामों का ऐलान हो वो तीसरे चरण के लिए। दरअसल बाकी 7 जो सीटें हैं, रायपुर है, बिलासपुर है, कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा, ये जो सीटें हैं और राजनांदगांव, ये सीटों में जो है तीसरे चरण में चुनाव होना है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पूरी स्ट्रेटजी और पूरी
जाति का समीकरण और एक एक चीजों को ध्यान में रखते हुए टिकट बंटवारा किया है। जी, लेकिन परिवारवाद के आरोप से कांग्रेस पहले भी घिरी रही है। भले ही महिलाओं को टिकट लेने को लेकर इसमें एक तरह से बाजी मार सकती है या इसमें अपनी बात रख सकती है, लेकिन परिवारवाद के आरोप एक बार फिर से लग सकते हैं। जबकि यहाँ बीजेपी ने सारे नए चेहरों को मौका देकर, जो कांग्रेस के पास एक अवसर था कि वो सांसदों को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर घेरें, वो पहले ही छीन लिया है। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर बात करें जिस तरीके से बीजेपी ने जो है अपने परिवारवाद को लेकर ही जो है नाम काटे हैं, जैसे रमन सिंह की बात करें, उनके पुत्र जो अभिषेक सिंह है वो राजनांदगांव से थे सांसद, उनकी टिकट काटी गई। इसके अलावा और अन्य कुछ नाम हैं। बात करें जो कांग्रेस में लगातार परिवारवाद के आरोप तो लगते ही रहते हैं, जो है राहुल गांधी और पूरी गांधी फैमिली को लेकर, लेकिन पहले भी ये सवाल उठाए जा चुके हैं भूपेश बघेल के द्वारा कि क्या परिवारवाद को जो है टिकट दी जाएगी। तो इस पर भूपेश बघेल और पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया समेत तमाम बड़े नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस में जो है परिवारवाद या ऐसा आकलन नहीं होता। कांग्रेस में जो है मेहनत का होता है और कार्यकर्ता जो है जिस तरीके से उनकी योग्यता के दम पर जो है उनको टिकट दी जाती है। अब यह तो सबको मालूम है कि ज्योत्सना महंत जो योग्यता है क्या, वो तो बाद में देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से ये टिकट दी गई है, निश्चित तौर पर जो वहाँ कोरबा के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको जरूर लगा होगा एक बार कि उनको टिकट मिलनी चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी हमेशा ये कहते हैं कि परिवारवाद हमारे यहाँ नहीं चलेगा। और भूपेश बघेल भी ये बात पिछले दिनों कहे थे कि योग्यता के दम पर टिकट मिलेगी, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से कांग्रेस ये बात कहती है उसको मानते कि नहीं मानते, और उसके जो कार्यकर्ता हैं वो कितने उत्साह में है कि निराश में, देखने वाली बात होगी जब चुनाव के 23 मई को चुनाव के रिजल्ट आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो दो नाम कोरबा और दुर्ग यहाँ से जो छूटे हुए थे वो सामने आ चुके हैं। प्रतिमा चंद्राकर से का मुकाबला जो है वो दिखाई पड़ रहा है विजय बघेल के साथ में, और दिल्ली से ये दोनों नाम ज्योत्सना महंत, इनके नाम की भी घोषणा हो गई है। ये दो महिलाओं को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है और अब देखना होगा कि इस मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए IBS 24 के साथ। नमस्कार।